हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे लॉ एंड सोशल जस्टिस, 8th क्लास की सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ सोशल जस्टिस। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लॉ यानी जो कानून है वो क्या है, लॉ क्या है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स यानी जो लॉ है वो रूल्स का एक सिस्टम है विच ए पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट इम्प्लीमेंट फॉर इक्वेलिटी। लॉ है वो रूल्स का एक सिस्टम है, रूल्स का एक सेट है जिसे कोई भी कंट्री या जो स्टेट है वो इक्वेलिटी के लिए इम्प्लीमेंट करता है। यानी सभी उसमें समान हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से अनजस्ट तरीके से ट्रीट ना किया जाए। तो लॉ आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस इट इज ए पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थ्योरी, यानी ये एक राजनीतिक भी और फिलोसॉफिकल होता है, दार्शनिक। ये एक थ्योरी है which asserts that there are dimensions to the concept of justice। यानी डायमेंशंस होता है पहलू, कि जो सोशल जस्टिस है यानी जो जस्टिस है उसके कई पहलू हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक जस्टिस, फिर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, फिर सोशल मीन्स सामाजिक। तो आप जहाँ पे भी ये जो तीनों जस्टिस हैं ये डायमेंशंस हैं जस्टिस के। इकोनॉमिक जो जस्टिस है उससे क्या मीनिंग है कि जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में, जिस भी कंपनी में, जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ आप जो भी काम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाया जाए या फिर आपको पैसे ना दिया जाए। तो जो भी आप काम करोगे उसके एवज में आपको सैलरी मिलेगी। ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस है। दूसरा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आपको पता होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कोई भी, जैसे आप हैं वो एमएलए बन सकते हैं, कोई भी जिसकी एज 25 ईयर और अबोव हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी एमपी बन सकता है जो 25 ईयर से अबोव हो। कोई भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी इंडिया का पीएम बन सकता है। लोअर लेवल पे आए तो सरपंच, आपको पता होगा कि आपका जो गांव है उसकी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो पंचायत है, उसका जो हेड है वो सरपंच ही होगा। और जो सरपंच है वो मिनिमम 21 ईयर की एज का होना चाहिए। यानी इनके लिए 25 है, प्रेसिडेंट के लिए 35 है और सरपंच के लिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो ये आपको हो। फिर सोशल जस्टिस। सोशल से क्या मीनिंग है कि आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहाँ आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, आपके साथ सब इक्वलिटी के साथ ट्रीट करें। तो यही ये बात कह रहा है कि सोशल जस्टिस है। तो जो जस्टिस है उसके डायमेंशन है अलग अलग, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है। तो हमारा जो चैप्टर है वो सोशल जस्टिस पे टिका हुआ है। तो सोसाइटी में जो पर्सन्स हैं या जो आदमी हैं या जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है या ग्रुप है, उनमें लेबर मजदूर हो सकते हैं, फार्मर्स किसान हो सकते हैं, क्राफ्टमैन आपको पता होगा काश्तकार जो चीज़ों हाथ से बनाते हैं वो है, बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस करते हैं, शॉपकीपर जो दुकानदार है कोई, लेबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज यानी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में वर्कर है वो उसके लेबर्स है। फिर है जॉब वर्कर्स, यानी हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जो पर्सन हैं वो जॉब कर रहे हैं। जैसे कोई आर्मी में है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कोई वाटर डिपार्टमेंट में है। मतलब ये आपके जो जॉब वर्कर्स हैं वो हैं। यानी आपकी सोसाइटी में से इनमें, आपकी जो सोसाइटी है इनमें मोस्ट ऑफ आपकी सोसाइटी में इनमें से ही
मिल जाएंगे। तो जो लेबर है, मजदूर हैं, वो क्या चाहेंगे कि हमें अच्छी जो वेजेज हैं वो मिल जाएं, हम जो भी काम करें उसके एवज में हमें काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम मिले। फार्मर्स हैं वो ये चाहेंगे जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका हमें जो प्राइस है वो सही मिले। क्राफ्टमैन भी सेम। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, ये जो पर्सन्स हैं जो अलग अलग वर्क फील्ड वर्किंग फील्ड में है, अलग अलग स्किल हैं, लेकिन इन सबको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक जो अच्छी जॉब कर रहा है वो किसी लेबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे या उसके पैसे ना दे या उसके साथ अच्छी तरह से उसके साथ गाली गलौज ना करे। ये जो चीज़ें हैं ये सोशल जस्टिस में ही आती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके एवज में आपको रिस्पेक्ट भी मिले। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपको। उससे ऐसा नहीं है कि एक लेबर आपके घर में लगा हुआ है, आप उसके साथ अच्छे से ट्रीट ना करें, उसको बुरी नज़र से देखें या उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचे। तो वो रिस्पेक्ट भी हो और उसको जो वेजेस हैं या जो उसको सैलरी है वो भी मिले। ये है सोशल जस्टिस। तो थरो द स्टोरी ऑफ ए सर्ट इन द मार्केट, 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ए सर्ट इन द मार्केट। उसमें ये हमने जो ऊपर पढ़े लेबर है, फार्मर्स है, क्राफ्टमैन है, बिजनेसमैन है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले फार्मर अपने खेत में जो है वो प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद वो जो कॉटन आपको पता होगा उसकी चुगाई के लिए उसको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो किसी भी नियर बाय जो मार्केट है उसमें दे के आएगा, उससे वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ लेबर्स होंगे, वहाँ से कुछ बिजनेसमैन वहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसको ले जाएंगे, वो होलसेल मार्केट बनेगी। फिर वहाँ होलसेल मार्केट से डायरेक्ट आपके पास कोई लेने आएगा जो प्रोडक्ट, वो जो शॉपकीपर्स हैं वो आएंगे। उन शॉपकीपर्स के बाद जो आप कंज्यूमर हैं या जो कस्टमर हैं वो उस शर्ट को लेके आएंगे। तो ये एक चेन सिस्टम है। फार्मर्स है, फार्मर्स के बाद जो भी मार्केट के जो पर्सन्स हैं वो हैं, गवर्नमेंट तक जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। उसके बाद वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जाएगा, उसके बाद वो होलसेलर्स जो या जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ से लेके आएंगे, वो पहुँचाएंगे आपके नियर बाय मार्केट की जो शॉप्स हैं छोटी उनमें, और वहाँ के बाद आप तक वो चीज़ पहुँचेगी। तो ये जो चेन सिस्टम है ये चलता रहता है। उसी तरह सोसाइटी में भी कोई लेबर है, कोई क्राफ्टमैन है, कोई फार्मर है, कोई जॉब करता है, इसी तरह ये जो हर एक सोसाइटी में ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। तो एक के बिना जो दूसरा जो है वो अधूरा है, या जो चैन सिस्टम है वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें सबके साथ रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। तो जो भी काम करेंगे लेबर्स उनके लिए क्या चाहिए, मिनिमम वेजेज। यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने इंडिपेंडेंस के बाद ही 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने बिहाफ पे डिटरमाइन कर सकती हैं। अब एट प्रेजेंट आपके स्टेट में मिनिमम वेजेज एक्ट क्या चल रहा है ये आप अपने पेरेंट्स से, अपने सराउंडिंग से या न्यूज़पेपर आते रहते हैं उनमें पढ़ सकते हैं। फिर है राइट्स टू प्रोटेक्शन, यानी जहाँ पे भी वो काम करता है उसकी सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि उसे कोई सुरक्षा ही ना मिले। तो आपको पता होगा जो भी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनका इंश्योरेंस भी बनता है। या जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस पे यदि किसी की कोई मिस इंसिडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो वो जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री है, वो उसके एवज में कुछ उनकी जो फैमिली मेम्बर है उसको इकोनॉमिक हेल्प करती है। सेफ्टी, जो भी आप काम करेंगे उसके लिए जो आपकी सेफ्टी चाहिए वो आपको मिलेगी। जैसे कोई ऐसा काम कर रहा है उसके हैंड्स के लिए उसको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ग्लव्स मिलने चाहिए। यदि कोई हम बात करें कोई कोई मशीनरी में वर्क कर रहा है, उसको चश्मे लगाने हैं या कुछ और बॉडी से कपड़े कुछ दूसरे टाइप के चाहिए, तो वो सारी सारी चीज़ें वो मिलेंगी वहाँ। तो सेफ्टी उसको ज़रूर चाहिए।
तो देयर शुड बी ए गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें, तो जो काम करते हैं वो, और जो उसको जिससे सर्विस मिल रही है कंज्यूमर, यानी मान लो किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो, उनको एक अच्छा रिलेशन हो उनमें, और किसमें, कंज्यूमर में। कंज्यूमर हम जो लेके आएंगे, और जो प्रोड्यूस कर रहा है यानी जो फार्मर्स है वो। तो इन सब में यानी जो भी कोई प्रोसेस हो, ये तो एक शर्ट का हमने एग्जांपल लिया है, कॉटन का, कुछ भी प्रोसेस हो तो वर्कर्स में, कंज्यूमर में और प्रोड्यूसर जो है उसमें एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। फिर है मेकिंग ला इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यानी ये केवल ला बना दिए हमने कि सबके साथ रिस्पेक्टफुली रहें, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, केवल ये जरूरी, वो केवल कानून बनाना जरूरी नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट, यानी उन कानूनों को लागू करें। किसी के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या वर्किंग प्लेस पे कोई मिस इंसिडेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट या फिर जो कुछ पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग उस कंपनी या फैक्ट्री को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। थ्रो इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लाज, यानी इन लाज को अपहोल्ड करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, यानी कोई एक इंडिविजुअल कोई काम करवा रहा है या कोई प्राइवेट कंपनीज काम करवा रही हैं, तो उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो कि ये कौन कौन से एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे किसी की जो फीलिंग्स है या किसी की जो सेफ्टी है उसका तो हरासमेंट नहीं हो रही है। फिर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ये आपको पता होगा, पहले भी हम अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी ये जो आपके कुछ एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 में कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से जबरदस्ती अपने खेत में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में या अपने घर में कोई काम नहीं करवा सकता। तो ये बातें आप याद रखेंगे। आर्टिकल 23 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी से किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे या खेत में, जगह अपने घर पे, किसी भी जगह जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर काम नहीं करवा सकता। आर्टिकल 24 कि अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज जो भी चिल्ड्रन है उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते, ना कोई खेत में काम करवा सकता है, ना कोई होटल में काम करवा सकता है, ना कोई ढाबे में काम करवा सकता है, ना कोई कंपनी फैक्ट्री में काम करवा सकता है, ना कोई किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा सकता है। यदि कोई बच्चा आपको ऐसा अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज कोई काम करवाता करता हुआ दिखाई दे कहीं पे भी, तो उस जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी ढाबे पे, जिस भी होटल में वो काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी आपको पता होगा कि 2 दिसंबर 1984 को इसमें भोपाल मध्य प्रदेश में है, आपको ये पता होगा, MP में है भोपाल। तो पेस्टिसाइड्स बनाती थी ये कंपनी, पेस्टिसाइड्स की थी। तो इसमें गैस लीकेज की वजह से 8,000 पीपल वर डाइड एंड हंड्रेड्स ऑफ मेम्ड, मेम्ड होता है हैंडीकैप्ड। तो इस कंपनी से बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो मर गए थे, और इस कंपनी, इस फैक्ट्री के ही नहीं, सराउंडिंग में जो गैस फैली, नियर बाई एरियाज में जो गैस फैली, वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए और वो प्रभावित हुए। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेफ्टी है वो चीज़ें हमें पता लगा, सेफ्टी ज़रूरी है। इस गैस की वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ, तो हमें इन्वायरमेंट को ग्रीन एंड क्लीन रखना है, ये चीज़ें हैं। दूसरा, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है या जो उनके राइट्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी जहाँ पे भी आप काम करते हैं आपकी जो लाइफ है वो एक यूनिक है, तो उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में है। तो ये जो पर्सन मरे 8,000, तो इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी, वो जो फैक्ट्री थी, उसके अगेंस्ट कोई लीगल जो कार्रवाई है वो हुई। तो ये आप याद रखेंगे कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि इन्वायरमेंट को या किसी दूसरे उस नियर बाई एरियाज को उसकी वजह से नुकसान हो। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन 1984, यानी इस मास केयर के बाद, इस ट्रेजिडी के बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ लॉज बने।
ये आज भी आपको भी पता होगा कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, और सोसाइटीज भी आपस में बहुत ज़्यादा कंजर्व कर रही हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन रही हैं, नेशनल पार्क्स बन रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, वो बना रहे हैं। तो देयर वेर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पहले 1984 से बहुत ही कम लॉज थे। तो अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो ये जो कंपनीज हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी फॉरेनर जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आके अपनी जो फैक्ट्री हैं, वो इंडस्ट्री हैं, वो एस्टेब्लिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज के बजाय इंडिया पुअर कंट्री है, और यहाँ कम वेजेज में, यानी कम वेजेज में बहुत सारे जो लेबर्स हैं, वो वर्कर्स हैं, वो मिल जाते हैं। और एरिए, यानी जो ज़मीन है या जो एरियाज हैं, साइट्स हैं, वो भी कम रुपए में मिल जाते हैं। इस वजह से बहुत सारी फॉरेनर कंपनी हमारे यहाँ इंडिया में आती हैं। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि उनको कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे वर्कर्स की जो लाइफ है वो सेफ रहे, उनको अच्छे वेजेस मिले, उनकी जो सेफ्टी है वो रहे। तो ये चैप्टर आपका सोशल जस्टिस के ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।